सर दिख रहे हैं मुझे। ओके। सो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन। एंड अमेजिंग, ऐसा आज हमारा वेलनेस वेनसडे है। सो मेरा इंट्रोडक्शन जानने के पहले मैं सभी को एक मतलब कुछ जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो जरूर देना चाहूंगी। तो जितने सारे लोगों का कैमरा बंद है उन्हें क्या करना है, सबसे पहले वीडियो ऑन करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हम अगर हमारा टाइम दे रहे हैं इस कॉल के लिए, इस सेशन के लिए, और आज का तो इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको तो यहाँ पे वीडियो बंद करके बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो स्पीकर हमारे हैं और जो इंफॉर्मेशन शेयर होने वाला है वो आप लाइफ टाइम तक और यूज तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम पहले ही महसूस कर चुके हैं। ओके। सो मैं पल्लवी देशमुख कैरोली नवी मुंबई से आप सभी का यहाँ पे हमारे इस अमेजिंग वेलनेस वेनसडे में स्वागत करती हूँ। एंड ऑलमोस्ट 3.25 साल पहले मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने का मेरा रीजन था कि मुझे हेल्दी वे से वेट लॉस करना था। एंड क्योंकि मैं बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रही थी, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मेरे बहुत क्लोज है, क्योंकि इम्यूनिटी उसमें से एक फैक्टर था मेरा, जो मैं फेस कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं था। बहुत कम एज में बीपी का टैबलेट स्टार्ट हो चुका था, शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल बाउंड्री लाइन पे आ चुका था, एंड मल्टीपल विटामिन डिफिशियंसी होती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे इन्फेक्शन होते थे। एंड मैंने जैसे ही इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, सबसे पहले मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा। देन ये जो चैलेंजेस मैंने बताया, इसमें धीरे धीरे करके मुझे इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। एंड टोटल मैंने 14 kg का फैट लॉस किया है। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो टोटल मैंने 14 kg का फैट लॉस किया है, बहुत बढ़िया। इंच लॉस किया है। बाय बैकग्राउंड में प्रोफेसर थी। लेक्चर लेते टाइम मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल भी नहीं रहता था, लेकिन बहुत अमेजिंग फील होता है। आज मैं मतलब 43 इयर्स की हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। 19 इयर्स का बेटा है, उसका भी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है 17 kgs का। एंड बहुत बढ़िया लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, मैंने इम्यूनिटी, आज का जो टॉपिक है, बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं था, क्योंकि मैं भी कोविड की मतलब एक शिकार हुई थी। एंड तब यहाँ पे कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर से एक बार हम लोग, हाँ, और सारे लोगों को अभी पता है, कोविड ने हमें बता दिया है कि इम्यूनिटी कितना इंपॉर्टेंट है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ओके। तो फिर से एक बार हम हमारे जो अमेजिंग स्पीकर है, जिन्हें बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, वो मैं आगे बताने वाली हूँ, वो इस ब्यूटीफुल टॉपिक को लेकर आने वाले हैं आपके पास। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, उनका एक हम लोग वेलकम करना चाहेंगे। तो फटाफट हैंड रेज कर सकते हैं। और बाकी के जो कुछ दो इंस्ट्रक्शंस है वो मैं जरूर देना चाहूंगी, जब तक इन लोगों के हैंड रेजेस होते हैं, न्यू लोगों के हैंड रेजेस होते हैं। तो सेकेंड थिंग आपको ध्यान में रखना है कि आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ अच्छे नेटवर्क कनेक्टिविटी में बैठना है। हो सके तो आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, क्योंकि जो कुछ भी आज आपको मिलने वाला है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, वो आप नोट डाउन जरूर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स उससे आपको मिलने वाले हैं। ओके। सो आई थिंक आज न्यू गेस्ट नहीं है, या फिर उन्हें हैंड रेस करना नहीं आ रहा है। सो फिर भी मैं फिर से एक बार वेलकम करती हूँ सभी लोगों का। एंड अभी दिल थाम के बैठी है, क्योंकि अभी मैं जिन्हें इनवाइट करने वाली हूँ, उन्हें ऑलमोस्ट 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस वेलनेस इंडस्ट्री का। बहुत सारे लोगों के जीवन में, लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन में, लोगों के हेल्थ जर्नी में उन्होंने हेल्प किया है। एंड उनका खुद का बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, उनकी खुद की वेलनेस जर्नी बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे हमारे सुपर सीनियर वेलनेस कोच आपके क्लैपिंग के साथ, आपके सहयोग के साथ, हार्ट देके मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी मालकर सर। यस सर। थैंक यू पल्लवी मैडम। जय जय महाराष्ट्र माता, जय महाराष्ट्र माता, जय जय महाराष्ट्र माता, जय महाराष्ट्र माता। थैंक यू पल्लवी मैडम। एंड गुड मॉर्निंग ऑल।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह। सो जैसा पल्लवी मैडम ने मेरा इंट्रोड्यूस मुझे किया है। सो मेरा नाम मालकर है, मैं नवी मुंबई खारघर से बोला हूँ। और ये हेल्दी कम्युनिटी से 18 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। ये कम्युनिटी ज्वाइन करने का रीजन था कि 18 साल पहले मेरा वजन बढ़ गया था। वजन के साथ बहुत कुछ हेल्थ चैलेंजेस चालू हुए थे। वजन बढ़ गया था क्योंकि मैं रिसर्च सेंटर में काम करता था, उधर 3 ड्यूटी में काम करना पड़ता था। उसको बोलते हैं राउंड द क्लॉक। एंड ये काम करते समय हमारा टाइम जो हमेशा चेंज होता है, खाने का टाइम, मोशन का टाइम, ये सब चेंज दो दो दिन में चेंज हो रहा था। कभी कभी और मोस्ट ऑफ द नॉट कभी कभी, इनिशियली मेरा मोस्ट प्रॉब्ली डबल ड्यूटी रहता था। वो वो पर्टिकुलर काम की जरूरत थी, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में जरूरी है, उस टाइम की जरूरत थी। तो डाइजेशन ऑफ कोर्स ऐसा होता है तो हमारा डाइजेशन खराब होता है आस्ते आस्ते। इनिशियल में मेरा वेट बहुत कम था। मैं ज्वाइन हुआ था अराउंड 45-46 वेट था। एंड गवर्नमेंट में, एंड बहुत वीक भी था मैं उस टाइम। एंड बाद में वजन बढ़ने लगा। इनिशियली कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाद में जब वो वेट 70 के ऊपर गया, बेली फैट बढ़ गया, तो प्रॉब्लम आने लगे। हिप जॉइंट में पेन चालू हुआ। इनिशियली इतना कुछ इग्नोर करते, फिर वो ट्रीटमेंट चालू किया। मीन टाइम वो थोड़ा वजन बढ़ गया था, कम करने के लिए भी ट्राई किया। आप लोग जैसे करते हैं मैं भी किया था। कोई क्या बोलता है, नींबू पानी पियो, हनी डाल के पियो। तो बहुत सारा हनी खत्म हो गया, नींबू खत्म हो गया, लेकिन वजन खत्म नहीं हुआ। तो आपके जैसे बारे में मेरा भी हो गया था, सब कर रहा था। लेकिन बैठ बैठ के मेरा काम था, सीडेंटरी लाइफस्टाइल थे, तो बेली फैट बढ़ गया था, तो बल्जिंग हो गया। एंड हिप जॉइंट पेन का चालू हुआ, तो अलग अलग ट्रीटमेंट थेरेपीज सब ट्राई ट्राई करने लगा। फिजियोथेरेपीज, ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, इनका ट्रीटमेंट लेने लगा। पता नहीं चल रहा था क्यों कम नहीं हो रहा है। तो मेडिसिन में ले रहा था। एंड ये दिस वाज मी, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो ये कंडीशन में मैं था, अगर आपने स्क्रीन में देख रहे थे। आज 70 केजी हुआ, तो ऐसा हुआ था सिर्फ। ये मेरा 44 का साइज का शर्ट हुआ था, 38 कमर, पूरा बॉडी फैट से भरा, लगता था 80-90 का वेट है। लोग भी पूछते थे इतना आपका वेट 80-90 तो होगा, लेकिन इतना पूरा बॉडी को शेप आया था क्योंकि फैट से भरा हुआ था। एंड उसमें मसल मास और बोन डेंसिटी कम हो रहा था। एंड ये कंडीशन जब हुआ तो ट्रीटमेंट चालू हुआ। ट्रीटमेंट थेरेपी सब चालू था, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था, टेम्पररी रिजल्ट आ रहा है। तो फाइनली मैं बेड रिडन हो गया। न्यूरो सर्जन ने चेक किया, एमआर स्कैनिंग किया, तो उसने बोला कि एक स्पाइन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो डेंजर है क्योंकि अगर सक्सेस नहीं हुआ तो फिजिकली हैंडीकैप्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि स्पाइन का ऑपरेशन हमेशा डेंजर रहता है। तो दूसरा कुछ अल्टरनेट देख रहा था। तो मेरा एक सबॉर्डिनेट कोई कम्युनिटी का पार्ट था, उन्होंने मुझे बताया। कुछ डेस्परेट था देखने के लिए। और उधर जैसा आज आज आपको कोई बोला है, मुझे भी बोला था। एंड देखने के बाद मुझे पता चला कि मैं 5 साल सिर्फ क्या कर रहा था, अलग अलग ट्रीटमेंट, डॉक्टर, थेरेपीज, यही कर रहा था। मेडिसिन के ऊपर डिपेंड था। लाइफस्टाइल खाने में करेक्ट नहीं कर रहा था। उधर जाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे ये सब, हम लोग तो सीखते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम लोग सीखे नहीं। मैं भी एक साइंस बैकग्राउंड में था, तो ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं था, लेकिन हम लोग सिर्फ डिपेंड रहते हैं मेडिसिन के ऊपर। तो पता चला कि मुझे लाइफस्टाइल में चेंज करना था। वो हेल्थ सेमिनार पर्टिकुलर नहीं, आई ओपनर था मेरे लिए, कि मैं 5 साल सिर्फ मेडिसिन के ऊपर डिपेंड था। और लोगों के एक्सपीरियंस देखे, लोगों के बॉडी शेप देखे, तो पता चला कि लोग जब बॉडी का फैट चला जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और मैं
तुरंत डिसीजन लिया एंड 3 महीने में मैं 20 सेंटीमीटर बेली फैट कम किया, 6 इंचेस वेस्ट लाइन एंड 10 किलो वजन कम किया। 3 महीने के बाद मेरा चलना फिरना चालू हो गया, मेरा एसिडिटी कम हो गया, डाइजेशन इम्प्रूव हो गया एंड 3 महीने के बाद चलना फिरना चालू हो गया, पेन नहीं चला गया कंप्लीट। 1 साल के बाद मेरा कंप्लीट पेन चला गया। उसके बाद मेरा वर्कआउट में ऐड किया। आज मेरा एज 61 प्लस है, एज में मैं वर्कआउट कर पाता हूँ एंड कोई क्रोनिक बीमारी नहीं आया। हाँ, जैसा सर्दी खांसी बुखार बुखार ये होता ही है, ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन लेने के बाद आपको बुखार नहीं आएगा या कुछ नहीं आएगा। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले मुझे फीवर था, ऑलमोस्ट मेरे को 18 साल में 4th टाइम होगा जो मुझे बुखार आया एंड इधर जिधर खारगर में डेंगू और मलेरिया बहुत ज्यादा है, मुंबई में मालूम नहीं लेकिन इधर है। तो 2-4 दिन बुखार आया था एंड बुखार आने के बाद मैं चेक किया तो डेंगू डिटेक्ट हुआ। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला वो प्लेटलेट्स चेक करते हैं। डॉक्टर बोला प्लेटलेट्स मेरा 1,84,000 था, तो बोला नॉर्मल रेंज पे है। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपको कोई मेडिसिन की एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है, आपको रेस्ट लेना है, न्यूट्रिशन लेना है, पानी पीना है, जो हम लोग 5 पिलर बताते हैं वही बताए, ये तो मालूम है। तो ये पीरियड में टेम्परेचर ज्यादा रहा, लेकिन वो मैं सबसे बड़ा बात है कि अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर रहेगा, आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, तो आप उसको फाइट कर सकती है बॉडी। ऐसा नहीं कि कुछ होगा, नहीं हुआ तो भी भाई बॉडी फाइट कर सकती है। प्लेटलेट्स कम नहीं हुए मेरे और मुझे मेडिसिन के ऊपर बाद में डिपेंड नहीं रहना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि होगा नहीं, अभी भी आपके सामने हूँ, अभी वो ट्रीटमेंट तो नहीं लेकिन रेस्ट और ये सभी कर रहा था, न्यूट्रिशन ले रहा हूँ। तो आपको देखना है कि न्यूट्रिशन इम्यूनिटी के लिए, मैं पार्ट डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इम्यूनिटी रखने के लिए आपको एक दिन में नहीं, एक दिन न्यूट्रिशन में नहीं, तो आपको एक कंटिन्यूअस एक लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। हेल्दी फूड हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो आपका इम्यूनिटी अच्छा रहता है। तो आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा दिखेंगे। अभी आज ये क्यों ये टाइप अभी ये पर्टिकुलर टाइम में हम लोग क्यों ये टॉपिक है, क्योंकि अगर बारिश के बाद नॉर्मली एक हेवी रेन, मुंबई में तो बहुत बारिश होता है आजू बाजू में, तो उसके बाद इतना ह्यूमिडिटी बढ़ता है, सड़ जाता है, उसके बाद अगर गर्मी बढ़ती है थोड़ी सी, तो अलग अलग बीमारी जो बैक्टीरियल ग्रोथ या वायरल इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ते हैं। अभी देखो कि बारिश के बाद कुछ दिन के बाद डॉक्टर के पास बहुत भीड़ रहती है, नॉर्मली अलग अलग टाइप के बुखार के कारण डॉक्टर के पास जाते हैं। और ये क्यों होता है, कॉम्प्रोमाइज क्यों होता है इम्यूनिटी, ये पीरियड पर्टिकुलर पीरियड में होता है। वो इसका अभी अभी इसके बाद देखो कुछ कुछ कंजक्टिव्स या आंख आना बोलते हैं, उसका बीमारी चालू होगा, ये सब ये पीरियड चालू होगा। और ये पीरियड ही ऐसा है कि होगा, एक रीजन है। दूसरा एक रीजन है, आपने नाम सुना होगा मंकी पॉक्स, ये बॉर्डर में आ गए, वो उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। ये दो रीजन के कारण ये आपको केयरफुली देखना है कि हमको क्यों ये इम्यूनिटी को संभालना है। नॉर्मली बच्चों को एम पॉक्स वगैरह आ रहा है तो बच्चों को हमको क्यों संभालना है, ये देखना है। तो हम लोग आज इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी के बारे में हमको डिटेल इंफॉर्म देखेंगे, शेयर करूंगा मैं कुछ इंफॉर्मेशन। एंड थर्ड वन कि ये एमपॉक्स के बारे में मैं बताऊंगा कि उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा, उसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, वो कोविड जैसा डेंजर नहीं है। ओके, तो इम्यूनिटी क्या होता है कि हमारी बॉडी की कैपेसिटी एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट जो वायरल इन्फेक्शंस है, इन्वेडर्स है, बैक्टीरिया, उनके बाय किलिंग, इनको जो किल करके भी फाइट कर सकते हैं, अ, या तो उनको प्रोटेक्ट करके, या मतलब फॉरेन इन्वेडर्स बोले जाता है।
इससे ये है कि द एबिलिटी ऑफ बॉडी फाइट इन्फेक्शन इन्फेक्शन और फॉरेन इन्वेडर्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना और किलिंग और एंटीबॉडीज किल करना या तो इन्फेक्टेड सेल करना। ये इसका मतलब बॉडी को बोलते हैं इम्यूनिटी। तो ये एक और होता है बॉडी में, जैसा आपको मालूम है कि वो, वो अपना प्रोटेक्शन के लिए, कंट्री का प्रोटेक्शन की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहता है, पुलिस डिपार्टमेंट रहता है, मिलिट्री रहता है। तो ये उनका का पर्टिकुलर काम है। नॉर्मली बॉर्डर में मिलिट्री नहीं कभी जाता है जब कोई और लगता है कि और है, होने वाला है, या कुछ दोनों कंट्री में टेंशन है, तो ही होता है। अदरवाइज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहता है। तो हमारा बॉडी में भी एक ऐसे 3 लेयर होते हैं, जैसा आर्मी नेवी और एयरफोर्स रहते हैं, ऐसा बॉडी में भी 3 प्रोटेक्शन के लिए बॉडी को, जो ये इन्वाइडर से, बैक्टीरियल ग्रोथ या वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लेयर होते हैं। बॉडी उसको 3 लेयर से जाना पड़ता है। तो वो हम लोग जैसा 3 लेयर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ओके। हाँ, तो ये अपने कोविड के बारे में ये देखा होगा कि क्या क्या 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, नेचुरल बैरियर। नॉर्मली हमारा जो वायरस का एंट्री है वो होता है स्किन, आईज, माउथ, नोज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। इससे ये हमारा होता है। अभी इस कोविड के बारे में ये सब कुछ आपने देखा होगा। शायद हमको अभी फिर वो एमपॉक्स आया तो इसके से कुछ यूज करना पड़ेगा ये, क्योंकि वो एमपॉक्स भी ऐसा ही स्प्रेड होता है कोविड जैसा। तो अगर इन्फेक्शन है तो हैंड ग्लोव्स, नॉर्मली पीपी किट कोविड के टाइम में बहुत लोगों ने यूज किया है हॉस्पिटल में। लेकिन फेस मास्क, यूज सोप, अल्कोहल, इन्फेक्शन कम करने के लिए ये जरूरी होता है, 2 चीज। एंड कुछ चीज बाहर से लाते समय हमको ध्यान रखना है। तो सेकंड जो हमारा ये होता है डिफेंस सिस्टम होता है, वो हमारा अगर बॉडी में एंटर किया किसी भी हालत में, स्किन से किया, नोज से किया, कान से किया, तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है कि फीवर फीवर आना चालू होता है। मतलब बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है उसको बैक्टीरियल ग्रोथ कम करने के लिए। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन होती है, एंड इंटरफेरन मतलब एक अलार्म बजता है बॉडी में। इन्फ्लेमेशन जिधर आपने होगा होगा किधर भी इन्फेक्शन होता है, हमारा कोई काटता है, कीड़ा काटता है, तो भी उधर सूजन आती है तुरंत। वो सूजन इसके लिए आती है, वो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा कि इधर भी अगर कोई कीड़ा काटा है तो उधर एक सूजन आती है, आपने देखा होगा। वो सूजन होती है कि प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी के लिए। एंड इंटरफेरेंस मतलब क्या है, जैसा यू और होता है, वो एक सायरन बजा जाता है। तो बॉडी क्या करती है, बाकी जो सेल को अलर्ट करती है कि भाई कोई फॉरेन इन्वेडर्स आ गया, पैथोजन आ गए, वायरस आ गया, आप रेडी रहो। क्योंकि सब जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है, बॉडी उसको अलार्म जब तक नहीं होता है तो अलर्ट नहीं होती। अलर्ट अलार्मिंग होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं बॉडी, हर सेल अलर्ट हो जाती है उसको फाइट करने। इसके लिए देखो बॉडी का सिस्टम कितना, एक सिस्टमेटिक सिस्टम देखो। पहला बॉडी प्रोटेक्ट करेगी। बुखार आता है मतलब क्या है, बुखार आता है मतलब बॉडी उसको ग्रोथ रोकने के लिए टेम्परेचर बढ़ाएगी। देन टेम्परेचर बढ़ने के बाद आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी सेल को
अलार्मिंग करेंगी, क्योंकि उसको एंटीबॉडीज बढ़ाना है, आगे बताऊंगा। तो ये सब सिस्टम में, ये सिस्टम बॉडी का पहला है, सूजन करेगी वो प्रोटेक्शन करने के लिए। सेकंड या थर्ड जो सिस्टम होता है एक्चुअली बॉडी का उधर से और चालू होता है, वो एंटीजन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। स्पेशली उसको टारगेट किया जाता है, इनवर्डर्स को अटैक किया जाता है। अगर वो पहला जैसा हमारा स्किन से पास हो गया, सेकंड लाइन भी उसने क्रॉस किया, तो थर्ड बॉडी का चालू होता है कि अटैक करना, वो सेल को अटैक करना, एंड उसको भी एंटीबॉडीज बनाना एंड लिम्फोसाइट्स क्रिएट करना। तो ये मैं आपको एक, एक्चुअली मैं कोशिश करूंगा, ये थोड़ा टेक्निकल है, नहीं समझा तो भी चलेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उसको मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जरूरी होता है हमको समझना बॉडी कितना काम करती है, और बॉडी को हमको कितना उसके लिए सपोर्ट करना है। एक स्क्रीन में देख रहे हैं बॉडी का एक्चुअली और कैसा हो। हाँ, ये और चालू होता है। पहला क्या करता है, ये आप अगर पिक्चर में देख रहे हैं, ये वायरस इंफेक्शन हो गया, एक वायरल आ गया, सेल को इंफेक्शन किया, ये वायरस है। तो एंटीजन, एंटीजन मतलब बॉडी दिखाती है कि उसको वायरल इंफेक्शन हो गया, ये एक जैसा सिग्नल है। ये सेल को, ये बॉडी क्या करती है, एक सेल बनाती है, इसको बोलते हैं मैक्रोफेजेस। वो क्या करती है, उसको सॉलो करती है, मतलब वो निगल देती है इसको, जो इन्फेक्टेड सेल को अपने अंदर लेती है, और ये जो वायरल एंटीजन मतलब अलार्मिंग करना चालू करती है, इंटरफेरेंस बोलते हैं ना, ये सब चालू करती है। और उसके बाद, ये चालू होने के बाद पूरा बॉडी को समझ देता है कि कोई अंदर एनिमी आ गया। तो तीसरा काम होता है कि वायरस कंटेन, ये जो उसका काम है माइक्रोफेज का, पेजिस का, कि टी सेल रहता है, वो टी सेल को एक्टिवेट करना। बॉडी में एक टी सेल रहता है ना, बी सेल रहता है, तो टी सेल को एक्टिवेट करता है, एंड टी सेल एक्टिवेट हेल्पर सेल, टी सेल बोलते हैं, हेल्पर टी सेल को एक्टिव प्रोड्यूस करता है। हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करता है बी सेल और टी सेल को, ये सेल ये बनाएगी, और ये बी सेल एंड टी सेल बनाएगी। बी सेल क्या होता है, प्लाज्मा सेल, ये एंटीबॉडीज बनाती है। वो क्या करती है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाती है, मतलब क्या है, जो इन्फेक्टेड सेल है उसको फायरिंग चालू कर देती है, जैसा बंदूक गन से फायर करते हैं, ऐसा फायरिंग करना चालू कर देती है। तो उसको पंक्चर कर देती है, वो जो वायरल जो सेल है जिसमें वायरस इन्फेक्टेड हो गया, वो अपना ग्रोथ आगे नहीं करेगी, उसमें जो ग्रोथ होती है उनके वायरस की उधर नहीं होगा, उसको पंक्चर करके इनएक्टिव करती है। अगर कुछ सेल में अंदर डुप्लीकेशन होता है, कॉपी बनाता है वायरस या वो बैक्टीरिया, अंदर घुस के कॉपी बनाएगा, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर उसको पंक्चर किया तो और स्प्रेड होगा। तो क्या करती है उस कंडीशन में, वो उसको पूरा बॉम्ब जैसा डालना पड़ता है, वो करता है टी सेल, उसको पूरा डिस्ट्रॉय करना पड़ता है सेल को। तो बॉडी क्या करती है, वो टी सेल से जैसा वो अ, पूरा उसको बॉम्ब डालते हैं ऐसा करता है, तो ये उसको खत्म कर देती है, या तो पंक्चर करेगी या तो खत्म करेगी, और बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये इस तरह का और बॉडी में अपना चलता रहता है। और ये और अगर वायरस जीता तो हमको बीमारी आती है, अगर हम लोग बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो वो बीमारी नहीं होगी। ये सिंपल है, व्हेन वायरस सेल ये एंटीजन होती है, और ये डिटेक्ट करके ये सब कुछ आपको मैं एक्सप्लेन किया है। ठीक? तो इस तरह एक और चलता है बॉडी में, और अभी ये और अगर चलता है
तो मालूम है कि अगर ये वॉर के लिए टाइम में सोल्जर को एम्यूनिशन अच्छा चाहिए, जैसा वॉर में चाहिए टैंकर दिया जाता है, मिसाइल दिया जाता है, अ, और कुछ जो वेपन्स है वो जो दिए जाते हैं, सबमरीन दिया जाता है, बहुत कुछ दिया जाता है वॉर के लिए, वॉर जीतने के लिए। ये तीनों लेवल में बॉडी एक साथ काम करती है तो वॉर जीतता है इंडिया, कोई भी कंट्री जीतता है। ऐसा ही बॉडी में अगर हमको ये चाहिए, बॉडी को अगर हमको जीतना चाहिए तो बॉडी को हमको सपोर्ट करना चाहिए। देखो बॉडी में सब कुछ है, बॉडी के लिए और कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको क्या देना है? अगर बॉडी को, मिलिट्री के जो लोग हैं उनको अच्छा खाना भी उस टाइम बहुत जरूरी होता है, अगर और जीतने के टाइम में अगर उनको इतना हेवी गन्स कैरी करना है, ठंडी हवा सियाचिन में -डिग्री टेम्परेचर में काम करना है, तो उस हिसाब से उनको खाना भी दिया जाता है, तो ही काम करेंगे। उनका भूखा रह के नहीं काम कर सकते। या तो उसके पहले भी, उसके बाद पहले भी उसके लिए उनको खाना सब कुछ मिलिट्री के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करती है, अरेंजमेंट होना चाहिए। वॉर के टाइम में कभी कभी उनको खाना टाइम में नहीं मिलेगा, क्योंकि वॉर के टाइम में सिचुएशन ये नहीं, लेकिन उसके पहले उनको बॉडी को हेल्दी रखना पड़ता है मिलिट्री और जीतने के लिए। मिलिट्री के लोग देखो, उनका बॉडी शेप देखो, सब कुछ देखो। तो हमारा वॉर जीतने के लिए हमारे सेल एक जो होते हैं WBC, वो भी एक सोल्जर है, हमारे सेल भी सोल्जर है ना। उनको क्या देना चाहिए? वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, मैगी, क्या देना चाहिए? ये खाने से हमारे सेल मजबूत हो गए क्या? हम लोग क्या देते हैं? आप ये 2-4 दिन में क्या खाया देखो, आपको रिमाइंड करो। आपकी बॉडी फाइट करने के लिए, आपके सोल्जर्स है, आपके सेल, तो उनके लिए क्या देते हैं? आपको अच्छा लगता है वो देते हैं कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार देते हैं? आप सोचो, बॉडी कैसा प्रोटेक्ट करेगी आपको, क्या देने के बाद प्रोटेक्ट? मुझे डॉक्टर ने बोला आपको कोई एंटी बॉडीज की, एंटीबायोटिक्स की कोई जरूरत नहीं है, आपको न्यूट्रिशन लेना है, क्योंकि उसके ऊपर कोई, डेंगू के ऊपर कोई मेडिसिन नहीं है। प्लेटलेट्स के लिए B12, फोलिक फोलिक एसिड वगैरह चाहिए, और हम लोग ब्लेस है, हमारे पास है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये सब जैसा ए B C D ये जो विटामिन एंड मिनरल्स है, वो सब हमको देना जरूरी है। हमको जो टेस्ट के अनुसार खा के हम लोग इम्यूनिटी नहीं दे। कोविड के टाइम में क्या हुआ? लोग कुछ भी खाते थे, जैसा कोविड आया दबा के फल खाना चालू किया, दाल पीना चालू किया ना, फल ऐसा दो दो भर के लेके जाते थे। उसमें क्या हुआ? फर्स्ट जो कोविड आया उसमें लोगों ने दाल फल भर दबा के खाया। दूसरा थी सब होने वाला सब हो गया, क्योंकि क्या लगता है आपको, आज इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई डिसीज आया तो तुरंत आप फल खा के इम्यूनिटी बढ़ेगी क्या? लोगों ने दाल खाने से क्या हुआ मालूम है? कुछ लोगों ने नॉनवेज इतना खाना चालू किया, दाल खाना चालू किया, तो क्या हो गया? यूरिक एसिड बढ़ गया लोगों को। उसके बाद फल खाने से बहुत लोगों को और कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सेस जो चीज होती है, वो बोलते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते, एक साथ फिर लोग डर के मारे में सब कुछ खाना चालू किया। तो इम्यूनिटी ऐसा नहीं कि आज कुछ बीमारी आए तो आज आपको, कल से आपको चालू कर। हम लोग पेशेंट को देख के जाने के नहीं के बाद उसको फल लेंगे, उस टाइम उसका फल का कुछ यूज भी नहीं होता है। अगर वो फल पहले उसका खाता है तो उसको हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ता था। राइट है ना? सही है कि नहीं? लेकिन हम लोग हॉस्पिटल जाने के बाद उसको फल देते, तो उसको बॉडी अब्जॉर्ब भी नहीं करती वो बीमारी के टाइम में। तो देखना है कि हमको कि ये सब क्या क्या जरूरत है इम्यूनिटी की, हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो ये मैं बताता है।
ये सब हमको जरूरी होता है। और ये वायरस के लिए ये सब विटामिन, ये और अगेंस्ट वायरस के लिए है। तो क्या क्या है, हमको बैलेंस न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप एंड सोशलाइजेशन। क्योंकि सोशलाइजेशन, तब आइसोलेशन, कोविड के टाइम में आइसोलेशन बहुत हुआ था, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ था। तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, हम लोग सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है? पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ओबेसिटी। ओबेसिटी जिसका है वो इम्पेयर्स करते हैं, मतलब उसका एक कॉम्प्रोमाइज होता है, इम्यूनिटी कम रहता है। ज्यादा से ज्यादा जिनको वायरस, ओबेस लोग हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था कोविड के टाइम में। या अभी भी जो ज्यादा ओबेस है उनको ही इम्यूनिटी कम रहती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, वो जरूरी होता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, वो जितना वो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड है, तो एंटीऑक्सीडेंट कम, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है। व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज कौन बढ़ता है? उसको मिलिट्री सेल बोला जाता है, ये WBC को, क्योंकि वो फाइट करते हैं, वो प्रोटीन से बनते हैं। तो हमको प्रोटीन लेना चाहिए। तो प्रोटीन प्रोटीन कौन सा है, बहुत लोगों को मालूम नहीं कि प्रोटीन कौन सा है। उस टाइम भी लोगों ने जैसे बोला दाल खाया, कंप्लीट प्रोटीन, ये ध्यान में रखो। एक कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट है, दो प्रोटीन रहता है। दाल, ये जो होता है, ग्रेन्स होते हैं, वो इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन में वेज सोर्स बहुत कम है। नॉनवेज में मीट, रेड मीट, अंडा, ये दोनों बहुत सोर्स है कि जो कंप्लीट प्रोटीन में आते हैं। इनकम्प्लीट प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन में क्या फर्क है? उसमें कंप्लीट जो प्रोटीन होता है उसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड रहते हैं, और 9 और इसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। इसेंशियल है बट बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, वो बॉडी को हमको बाहर से लेना पड़ता है। वो जो खाने में मिलता है वो खाना हमको खाना पड़ेगा, जो इसेंशियल है, इसके लिए बोलते हैं इसेंशियल, अत्यावश्यक। और जो नॉन इसेंशियल है वो बॉडी हम खुद बनाती है। नॉर्मली 12 जो नॉन इसेंशियल है वो बॉडी बनाती है, एंड 9 अमीनो एसिड जो इसेंशियल है हमको बाहर से लेना। तो दो उसके लिए सोर्स है, एक सोय एंड किनुआ। लेकिन किनुआ इंडिया में नहीं है, वो बाहर से आता है, हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते। सोय इंडिया में बनता है, ध्यान में है? तो क्या होता है, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके, दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, 12 + 9 21। और एक 21 अमीनो एसिड का एक और एक अमीन बनता है प्रोटीन, उसको बोलते हैं कि वो जो प्रोटीन होता है 22 या 22वां, दोनों ये 9 और 12 बन के कॉम्बिनेशन से, वो उसका रोल होता है एक्चुअली इम्यूनिटी बढ़ाने। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये 9 और 12 ये दोनों जरूरत है। और ये कॉम्बिनेशन से एक अमीनो एसिड बनता है, वो एक्चुअली उसका रोल प्ले करता है पूरा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, या मसल बनाने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए हमको कंप्लीट प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो कंप्लीट, अभी दूध भी कंप्लीट माना जाता है, लेकिन दूध में प्रॉब्लम क्या है, दूध मैक्सिमम अभी हार्मोनाइज रहता है, गाय भैंस को इंजेक्शन या केमिकल वाला। और लोग इंटॉलरेंस रहते हैं, लोगों को टॉलरेंस नहीं होता है। अभी इतना इम्यूनिटी कम हो गया है, या गट हेल्थ लोगों के खराब होते हैं, तो टॉलरेंस नहीं होता है। तो बेस्ट कौन सा होता है प्रोटीन? सोया प्रोटीन। हमारा जो प्रोटीन होता है नॉर्मली हम लोग Formula 1 शेक में पीते हैं, वो जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन है कंप्लीट प्रोटीन, क्योंकि उसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स है।
वो प्रोटीन के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, इतना 9 इसेंशियल अमीनो का बेनिफिट है, लेकिन वो टॉपिक अभी नहीं है। वो जो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, वो हमको हमारा सोया प्रोटीन से मिलता है। एंड इसके लिए इम्यूनिटी के लिए WBC हमारे बढ़ते हैं। कोविड के टाइम में मैक्सिमम, आपको शायद मालूम है कि ये लोगों ने, मेरा तो कम्युनिटी, बाकी का मुझे मालूम नहीं, मैक्सिमम लोगों को कोविड हुआ नहीं है जो हर्बलाइफ का शेक पीते थे। अगर हुआ तो भी उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इवन आपको मैं बताऊं, कोविड जब आया था तो चाइना को वुहान सिटी में एक टैंकर भर के Formula 1 हर्बलाइफ का गया था। आपने उधर पिक्चर देखा कि मुझे मालूम नहीं, एक टैंकर दिखाया था पूरा हर्बलाइफ का दिया था, कि उस टाइम इनिशियल लेवल में कुछ पता नहीं चल रहा था। तो ये कंप्लीट प्रोटीन जरूरी होता है। सेकंड, दूसरा एक होता है कि फाइबर। फाइबर जो होता है वो बैक्टीरिया की, जो गुड बैक्टीरिया की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गट हेल्थ में बढ़ाने के लिए, उसकी संख्या बढ़ाने के लिए, कॉलोनी बढ़ाने के लिए हमको फाइबर जरूरी है। स्पेशली कौन सा फाइबर रोल होता है मालूम है? टी सेल बनाने के लिए सोल्यूबल फाइबर। सर्जिकल स्ट्राइक बोला जाता है ना, जिधर एनिमी छुपा है उधर बम्बार्डिंग किया जाता है उसको किल करने के लिए। वो जो पर्टिकुलर टी सेल अगर किससे बनते हैं? हमारा सोल्यूबल फाइबर। और आपको मालूम है सोल्यूबल फाइबर, हमारे पास फाइबर 2-3 टाइप के हैं। एक एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स आता है, दूसरा एक आता है कि बीटा हार्ट, नाम सुना, अगर कम्युनिटी का वो हो तो सुना होगा। बीटा हार्ट का रोल होता है इस टाइम। तो आपको, मैं हमेशा शेक में बीटा हार्ट डालता हूँ, कि बीटा हार्ट और टी सेल बनाते, वायरल जो इन्फेक्टेड सेल को वो किल करता है। किल करने में टी सेल हेल्प करते हैं, तो टी सेल प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है सोल्यूबल फाइबर। ओके, तो ये एक न्यूट्रिएंट जरूरी है। देन विटामिन A, C, E सपोर्ट। विटामिन A, C सब हमारा Formula 1 में तो है। सी, हम लोग जो अफ्रेश पीते हैं, अफ्रेश जो पी रहे हैं वो बहुत जरूरत है। ये जो अफ्रेश हम लोग पी रहे हैं उसमें विटामिन, रिच इन विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। ये ज्यादा 2-4 बार पीना पड़ता है, 2-3 बार आप पियो। ये कितना पी सकते हैं मालूम है आपको? ये पी सकते हैं आप, मैक्सिमम 10 ग्लास तक पी सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो पानी का इनटेक बढ़ाना है। अभी ये मुझे लास्ट 4-5 दिन में टेस्ट बर्ड खराब होते हैं, मालूम है आपको? बुखार, तो मैक्सिमम मैं एलो और इसमें डाल के ज्यादा पानी, डॉक्टर ने बोला था इनटेक करो। मैं क्या किया, मेरा इम्यूनिटी ये 4 दिन जल्दी, मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं, ये अब मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको नहीं बोला हूँ, मैं जितना न्यूट्रिशन है वो डबल लेता हूँ। मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, ये सब कुछ डबल किया मैं। आपको मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, आप नॉर्मल कंडीशन में जो कंपनी रिकमेंड किया है ले लो, लेकिन ये कंडीशन, इस कंडीशन में, इवन कोविड के टाइम में हम लोग डबल लेते थे, सब न्यूट्रिशन डबल लेते थे, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा बॉडी को सपोर्ट करना पड़ता है। हम लोग उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, बॉडी का इटसेल्फ सिस्टम अच्छा है, डिफेंस सिस्टम है, उसको सपोर्ट करने के लिए मैं डबल लेता हूं। तो डबल लेने से कुछ नहीं होता है, उसका एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है, कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन है। ये न्यूट्रिशन ज्यादा हुआ तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है। न्यूट्रिशन का लेके कोई सुसाइड नहीं कर सकता, आपको ध्यान में रखो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मल्टीविटामिन आप दिन भर में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, 5 टाइम्स ले सकते हो, लेकिन हम लोग लेते नहीं, तो 2 तो सेफ है, बहुत ले सकते। तो हर एक का कुछ रहता है, आज वो टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं, इसके लिए योग्य बोला आपको, अगर आपको इम्यूनिटी
अच्छा रखना है तो ये जो न्यूट्रिएंट बताया उसको एक ऑप्टिमम लेवल में लेना पड़ेगा। ऑप्टिमम मैं डबल क्यों किया, आरडी एक होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। 2 बार शेक से हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, वो पूरी होती है। आप थोड़ा सा काढ़ा पी के आप इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो आपका आरडीए नहीं कंप्लीट करेगा। बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा। ध्यान में आया? तो ये जो मैं विटामिन ए बी सी फाइबर ये सब बताया, वो क्वांटिटी कुछ कितना है, वो जितना क्वांटिटी बॉडी 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 के लिए जरूरत है वो लेना है। और अगर आपको ज्यादा चाहिए, अभी ऑप्टिमम चाहिए, आरडीए नहीं, क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़े, तो आप ज्यादा ले सकते हैं। मैं ज्यादा ले रहा हूँ इसके लिए कि मुझे अभी बॉडी की अभी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि मुझे बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। अदरवाइज अगर कोई भी जिसको डेंगू हुआ, वो ये मुझे नहीं लगता है कि इतना उसको, और तो पहले डर जाता है और इतना आपके सामने इतना बात भी नहीं करेगा कंटिन्यूअस, क्योंकि अभी पूरा मतलब अभी भी चालू है, ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन ये कंडीशन में मैं, तो आपको देखना है कि ये, मैं इसके लिए मैं बोला हूँ कि आपका प्रोटेक्ट के लिए आपको न्यूट्रिशन जरूरी होता है। दूसरा एक न्यूट्रिशन होता है सेलेक्टिव, बॉडी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी बढ़ाना पड़ता है, तो मैं सेलेक्टिव इसके लिए बढ़ाता हूँ क्योंकि ये कंडीशन में बॉडी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन पावर कम होती है, उसको बढ़ाने के लिए मैं सेल एक्टिवेटर लेता हूँ ज्यादा, कि मुझे मालूम है इस कंडीशन में बॉडी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब बढ़ना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए। एंड इन्फ्लेमेशन, जैसा बोला इन्फ्लेमेशन आता है, तो इन्फ्लेमेशन जो आता है उसके लिए एक गुड फैट, तो हमारे पास गुड फैट कौन सा है, ओमेगा 3। ओमेगा 3 जरूरी होता है। तो ये सब न्यूट्रिशन अगर आपको प्रॉपर आरडीए के कंडीशन, मतलब आपको अगर इम्यूनिटी बढ़ाना है और आगे जो प्रॉब्लम आने वाले, चैलेंज आने वाले, तो आपको हमेशा, अभी पहली जैसी कंडीशन नहीं है कि नॉर्मल खा के हम लोग इम्यूनिटी नहीं रख सकते, इम्पॉसिबल, क्योंकि जमीन में ही न्यूट्रिशन नहीं है तो आपका सब्जी फलों में किधर है। उल्टा उसमें ग्रोथ हार्मोन्स, केमिकल, फर्टिलाइजर, ये सब कुछ उसमें है। तो कोई भी डाइटिशियन जो डाइट प्लान देके कैलोरी मैनेजमेंट या कैलोरी कम कर सकता है, कैलोरी आपको दे सकता है, लेकिन इम्यूनिटी और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अभी अपना डाइट हेल्प नहीं करता है, जो नॉर्मल सब्जी फल नहीं काम करेगा, इतना न्यूट्रिशन उसका कम हो गया। और इसके लिए ये सब इम्यूनिटी के चैलेंज, ये सब प्रॉब्लम दुनिया भर में ज्यादा बढ़ रहे हैं। समझ में आए? हाँ, तो ये प्रोटीन की बात किया मैं, ये कंप्लीट प्रोटीन है। और सेकंडली ये प्रोटीन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो इम्यूनिटी बाकी सब कुछ है इसमें, विटामिन मिन जो ए बी सी डी जो कुछ है, सब देखने की जरूरत नहीं है, थोड़े ढूंढने की जरूरत नहीं है, फाइबर से लेके सब कुछ है। और ये क्या, न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ ए सी ई सब कुछ है। जिंक, जिंक का रोल बहुत है, सेलिनियम, कॉपर, जिंक ये कंडीशन में बहुत जरूरी होता है, इसके लिए वायरल इन्फेक्शन कम करने के लिए, इन्फेक्शन वो जिंक बुलाया जाता था कोविड के टाइम में। ऐसा नहीं सिर्फ कोविड के टाइम में, सेलिनियम, कॉपर, ये सब न्यूट्रिशन जो हम लोग लकी है, सब कुछ हमारे पास है। ये सब ये है इम्यूनिटी के लिए। बहुत लोगों को दूध नहीं चलता है, दूध का इंटॉलरेंस रहता है, तो बटर मिल्क, और ठंडी बुखार में भी ये नहीं दिया जाता है बटर मिल्क और ये दही। तो बेस्ट सोर्स होता है कि प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक एक रहता है कि आप कम्युनिटी आपके पूछ सकते हो, वो बहुत जरूरी होता है कि वो बॉडी का जो गट हेल्थ
हेल्दी बैक्टीरिया की संख्या हमेशा बढ़ा के रखता है। तो ये जो कुछ न्यूट्रिशन हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। आपको डिटेल के लिए आपके कोच को पूछना है कि कैसा हम लोग प्रोटेक्ट करें। ओके। अभी हम लोग देखते हैं कि और उसके साथ क्या चाहिए। ये न्यूट्रिशन सपोर्ट के बिना हम नहीं सकते, लेकिन लाइफस्टाइल क्या करेक्ट करना है। तो पहला है कि आपको इनफ स्लीप, आपको प्रॉपर, अगर आप स्लीप नहीं है तो भी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। देन हेल्दी डाइट, ये सबसे 80% इसका रोल है इम्यूनिटी के लिए। हेल्दी फैट खाना जरूरी है, जैसे बोला बोला। विटामिन डी बहुत जरूरी होता है इम्यूनिटी के लिए। फर्मेंटेड फूड या प्रोबायोटिक, फर्मेंटेड फूड से आता है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक आता है हमारा फाइबर, प्रोबायोटिक जो हम लोग बताया, जो हेल्दी बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है इम्यूनिटी में। वैक्सीनेशन की जरूरत है। जब हम लोग कोई भी बीमारी हो जाती है या इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर एंटीबॉडीज देती है। एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज सॉरी एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। सो एंटीबायोटिक्स क्या करता है कि जो उसका काम है कि सेल को, इन्फेक्टेड सेल को मारना, मदद करना, किल करना। लेकिन ये प्रोसेस उसको फाइंड आउट नहीं कर सकता है कि वो कौन सा अच्छा है कौन सा, उसमें अच्छे सेल भी मर जाते। तो उस कंडीशन में आपको अगर अच्छे और बुरे दोनों को, जैसे एक जगह बॉम्ब डाला तो बॉम्ब को, लोगों को बॉम्ब को पता नहीं चलता है ये अच्छे लोग है बुरा है, जिधर जाएगा उधर वो लोगों को मारेगा। ऐसा एक जो एंटीबायोटिक्स भी सेम करता है। तो उस अगर एंटीबायोटिक्स ने डॉक्टर ने दिया है तो आपको प्रोबायोटिक उसके बाद लेना जरूरी होता है, क्योंकि उस टाइम आपकी इम्यूनिटी और कम होती है। अदरवाइज दूसरा कुछ बीमारी आपको तुरंत पकड़ेगा। तो ध्यान में रखो, ये सब जरूरी होता है कि प्रोबायोटिक क्यों जरूरी है। और प्रोबायोटिक, ये हमारा जो प्रोबायोटिक बताया हम लोग कम्युनिटी का, वो एक फायदा होता है कि मैं आज इसका प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं, लेकिन फिर भी इसके इम्यूनिटी के रिलेटेड है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसका एक रोल है कि वो आपको उसकी एक पाउच में इतना 200 करोड़ जो उसकी संख्या रहती है पाउच में, मतलब इतनी ज्यादा संख्या होती है। तो हमारी जो कम होती है वो फुलफिल हो जाती है। मतलब हमारी जो लगभग हमारा जो कंट्री का पॉपुलेशन है उतना जो उसकी काउंट्स रहते हैं प्रोबायोटिक के एक पाउच में। ओके। तो ये इसके लिए हमको ये संख्या, उसकी गट हेल्थ में जितनी ज्यादा संख्या कॉलोनी होगी उतनी बॉडी उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। देन वैक्सीनेशन अगर जरूरत है वो करना है। अभी आपको बताता हूँ, ये पैंडेमिक जो है, ये पैंडेमिक है, वो हर टाइम में अभी आएगी। ऐसा नहीं कि ये कोविड के बाद नहीं, ये हर सर्टन पीरियड के बाद आती है। आपने देखा होगा कि 2002 में सार्स आया, 2005 में बर्ड फ्लू आया, 2009 में स्वाइन फ्लू आया, 2000 मेर्स आया, 2014 में एबोला आया, बाद में ये 19 में कोविड आया। तो ये सब है क्योंकि अभी हमारी इम्यूनिटी डे बाय डे कम होती है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो न्यूट्रिशन खाने में हमको डे बाय डे कम होने से हमारी इम्यूनिटी कम होती जा रही है। और कुछ दिन पे बाद ऐसा बोला जाता है कि इतने पेंडेमिक आएंगे कि हमको हमको एनिमल से कांटेक्ट रिड्यूस करना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद ऐसा बोला जाता है कि हम लोग घर में कुत्ता भी नहीं पाल सकते, कुत्ता बिल्ली भी नहीं पाल सकते, अगर इम्यूनिटी कम हुआ तो। क्योंकि उनके जो ट्रांसफर हो सकता है, और बैक्टीरिया, उनके जो वायरस है उनसे। अभी जो
मंकी पॉक्स की बात कर रहे हैं, तो मंकी पॉक्स भी वही एक है कि ये भी मंकी से, माइस या चूहा का, रैट से आता है, और ये अफ्रीका में है, और ये बॉर्डर में आजू बाजू में है, इंडिया में भी आ सकता है। तो ये इसका एक वही से एनिमल से ही उसका ट्रांसफर होता है। ये वेस्ट सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका से, और जो ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनल उधर से आता है, स्प्रेड होता है, इंपोर्टेड एनिमल से भी स्प्रेड होता है। एंड अगर वो आदमी से कांटेक्ट में आया तो होता है। ये सेम ये सेम रहता है, लाइक हमारा पहले चिकन पॉक्स आता था, चिकन पॉक्स में आता है, सेम सिमिलर उसके सिम्टम्स है, कांधड़िया बोलते थे मराठी में, ऐसा ही उसका सिम्टम्स है, वो आता है। एंड उसका सिम्टम भी सेम है, लेकिन वो जल्दी स्प्रेड होता है, उसका, इसके लिए थोड़ा उसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को इसमें ज्यादा इन्फेक्शन जल्दी होगा, तो बच्चों का प्रोटेक्शन के लिए, इम्यूनिटी के लिए आपको ज्यादा ध्यान रखना है। एंड उसको प्रोटेक्शन, उसको डर के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। होने के पहले, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर बोला जाता है, तो हमको प्रोटेक्ट करना है। तो मैं आपको थोड़ा, अभी मेरे पास टाइम कम है, लेकिन देखना चाहता कितने लोगों को ऐसे कम्युनिटी आने के पहले इम्यूनिटी रिलेटेड, जैसा बार बार सर्दी खांसी बुखार आता था, आने के पहले कुछ भी सीजन चेंज हो गया तो बुखार आता था, ऐसा कितने लोगों के था कि इम्यूनिटी रिलेटेड चैलेंज आते थे, कुछ भी हुआ, सुबह सुबह छींके आना, स्नीजिंग होना, और ये सब प्रॉब्लम ज्यादा होती थी। डॉक्टर के पास जाते थे, फिर होता था, ये सब सिलसिला चालू रहता है। तो बाद में हम लोग ग्रांटेड रखते हैं, अरे ये होता है, सीजन चेंज होता है तो होता है। लोग एक दूसरे को बोलते थे, अरे ऐसा ही होता है, मुझे भी होता है, ऐसा सीजन चेंज हुआ तो बारिश हुआ, टेम्परेचर हुआ, ऐसा ही होता था, ग्रांटेड रखते थे। किसी को भी बुखार आया, उस सुन के भी हमको बुखार आता था, देख के भी बुखार आता, देखने के पहले सुन के भी, इतना हमारा इम्यूनिटी का रहते थे। तो और और कम्युनिटी के आने के बाद, ये ज्वाइन करने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस है? तो कुछ लोगों के मैं एक्सपीरियंस में सुनूंगा अभी 5-10 मिनट में। कौन एक्साइटेड बताने को, जो बहुत अच्छा लगा ये कम्युनिटी के बाद, ये चैलेंज कम हो गए? यस, प्रवीण गुप्ता। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम प्रवीण गुप्ता है सर। मैं इस कम्युनिटी से लगभग 1 साल पहले जुड़ा हूँ। यहाँ आने से पहले सर मेरे बहुत सारे हेल्थ इशू थे। मैं अक्सर बीमार भी होता था, और मेरे कहीं चोट लग जाती थी तो मेरे ठीक नहीं होता था। मेरा जो अ, सर्दी जो है हमेशा बनी रहती थी। जैसे ही मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो मेरा ये सारा चीज ठीक हुआ। जैसे मेरे घुटने में भी दर्द रहता था, वो भी ठीक हुआ। और जो मेरा 9 से 10 किलो जो वजन था वो कम हुआ। मेरे मतलब डाइजेशन की जो समस्या थी वो ठीक हुई। मतलब मैंने पूरी तरीके से अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज किया अपने कोच के कहने पर, और जो जो वो बताते गए सप्लीमेंट वो लेते गया, और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सर। मैंने तब से मेरे अपने घर में सभी को ये प्रोडक्ट दिया। अभी सभी लोग, हम पूरे घर के इस्तेमाल करते हैं इसे सर। उनके लिए हार्ट दे सकते हैं, क्योंकि उन, और कोई किसी को इम्यूनिटी रिलेटेड बताओ, अभी आज हमारा टॉपिक इम्यूनिटी का है। यस संस्कृति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि सर बार बार छींके आना, और जैसे कि पैदा हुई थी तभी से भी बाल दमा था मुझे अस्थमा का। तो अस्थमा का रिलेटेड इश्यू जब होता है ना, तो इम्यून सिस्टम उसका डाउन ही रहता है, उठ भी नहीं पाती थी, एक्सरसाइज का तो नाम भी नहीं था, और हर टाइम टैबलेट्स और पंप लेके ही दिन की शुरुआत करनी पड़ती थी। लेकिन आज जब भी पूरा न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, और तभी से कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। ह्यूमन इम्यूनिटी अच्छी बढ़ गई है। थैंक यू बोलूंगी कोच को, कम्युनिटी के और न्यूट्रिशन को। थैंक यू सर। और किसको अच्छा एक्साइटेड है बताने के लिए? यस, सपना, सपना कुछ एक्साइटेड है, कि अपने कुछ एक्साइटेड लोगों से सुनना चाहेंगे। यस। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे साथ था ना,
सर घर का माहौल ऐसा था कि जब मौसम चेंज होता था ना तो वो बाहर से बाद में पता चलता था, मेरी ह्यूमिडिटी से पहले पता चल जाता था। सर बरसात आने वाली है पहले सर्दी हो जाती थी, मतलब कोई भी मौसम आने वाला रहता था ना तो पहले से मुझसे पता चल जाता था कि मौसम चेंज होने वाला है। और सर मुझे इतनी एलर्जी थी धूल से, जैसे बाहर निकल जाओ तो मतलब इतनी एलर्जी थी कि मैं धूल में, दीपावली में कुछ काम होता था तो मैं खुद घर से बाहर चली जाती थी या नाक में कपड़ा रखती थी। और सर उसके बाद इसमें ह्यूमिडिटी में मतलब कम्युनिटी में आने के बाद सर मैंने खुद अपने घर की पुताई की, सफाई की और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। थैंक यू, आपने शेयर किया रिजल्ट। बहुत बहुत अच्छे लोग, बहुत लोग रिजल्ट है। मेरे पास टाइम कम है लेकिन 2-3 रिजल्ट दूंगा। और कोई नहीं, महेश कुमार, आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ क्योंकि टाइम आपको ज्यादा लगेगा शायद। यस, शुभांगी। यस सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शुभांगी है। ये कम्युनिटी से मैं 2 साल हुए जुड़ी हुई हूँ। मेरा इम्यूनिटी का प्रॉब्लम ऐसे था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ मुझे पूरा ये था, सर्दी था, मतलब सीवियर सर्दी। और उसके बाद मेरा वो सिलसिला चालू ही रहा। तो मतलब मैं सफर कर रही थी सर्दी से। 12 साल, 12 साल मैंने सफर किया। और बहुत सारा मैंने मेडिसिन भी लिया, डॉक्टर को भी मिली, लेकिन वो बोल रहे थे कि आपका जो सर्दी है वो आपको मतलब एलर्जिक है, और आप धूल से दूर रहो, जो स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है उससे दूर रहो। लेकिन मैं कितना मतलब अवॉइड कर सकती थी, लेकिन जब से ये कम्युनिटी में आई तो मेरा वो सर्दी का प्रॉब्लम कब चला गया मुझे पता भी नहीं चला। और सबसे अच्छा रिजल्ट मेरे डॉटर का है। उसको भी बाल दमा का प्रॉब्लम था। और हमेशा उसको मतलब कुछ भी सीजन चेंज हुआ, कुछ भी मतलब हर 15 दिन में, 20 दिन में हमें वो नेबुलाइजर और ये सब साथ में ही रखना पड़ता था। तो वो उस मतलब अभी 1.5 साल हो गया है तो हमने नेबुलाइजर यूज ही नहीं किया। उसको अभी भी थोड़ा होता है प्रॉब्लम तो वो पंप लेती है, लेकिन वो भी बहुत कम। वो उसका सबसे अच्छा रिजल्ट है। और अभी उसको 2-3 दिन पहले थोड़ा फीवर था। तो उसको शिवरिंग हो रहा था, फीवर था। तो उसको मैंने हार्डली 2 टाइम ये दिया, अपना कालपोल दिया। तो उसमें उसका मतलब 2 दिन में फीवर चला गया। तो मतलब उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो हम 10 साल से वो सफर कर रहे थे। तो वो एक कम्युनिटी में आके मुझे मतलब इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। थैंक यू कम्युनिटी एंड थैंक यू माय कोच। थैंक यू। थैंक यू। पल्लवी मैडम, कैन यू शेयर? यस, सो मेरा भी इम्यूनिटी का रिजल्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया है। पहले तो मेरा इम्यूनिटी बिल्कुल वीक था क्योंकि कुछ भी हो जाता था ना, जैसे मतलब घर में अगर कुछ फंक्शन है और मैंने कुछ खाने का बनाया है तो मुझे इमिडिएटली उसका इन्फेक्शन होता था। जैसे तड़का वगैरह लगाते हैं और मुझे थ्रोट इन्फेक्शन होता था स्पेशली। और उसके बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मैं लेती थी महीने में 3-4 बार वगैरह। तो उससे मैं बहुत परेशान थी। उसके साथ साथ मुझे वीकनेस बहुत रहता था। और मैं मतलब हाथ में दर्द, पैर में दर्द हमेशा ही होता था। विटामिन डी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी थी। एंड बहुत सारे चैलेंजेस को ऐसे ही मैं फेस कर रही थी। और मतलब मेरे हस्बैंड का भी, उनको बचपन से सर्दी का शायद बहुत शिकायत था। तो उनका सर्दी जो है ना वो बहुत सालों तक ऐसे ही था। लेकिन जैसे ही कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो मैंने अभी अभी नोटिस करना स्टार्ट किया कि उनको बिल्कुल भी सर्दी नहीं होता है, कोल्ड नहीं होता है। एंड मेरा भी वैसे ही रिजल्ट है कि मुझे अभी नहीं वीकनेस फील होता। एंड उसके साथ इन्फेक्शन नहीं होता है। स्पेशली वो थ्रोट इन्फेक्शन से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, तो इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। एंड अभी मेरे हस्बैंड को डेंगू होके गया है अभी रिसेंटली। लेकिन उनका थोड़ा सा वायरल फीवर की वजह से उनका थ्रोट पेन वगैरह हो रहा था, तो मैंने सारे टेस्ट करवा लिए। लेकिन उसमें उनका उनका टेस्ट में पता चला कि उनको 5-6 दिन पहले ही डेंगू होके गया। एंड वो डेंगू का पता नहीं चला उनको क्योंकि उसका फीवर वगैरह इतना ज्यादा नहीं आया। तो ये होता है जब हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन का इंटेक लेते हैं एंड कोच को फॉलो करते हैं,
तो ये मैंने बहुत महसूस किया। एंड मेरा कोविड का जो जर्नी है वो बहुत अमेजिंग रहा है। इस कम्युनिटी के साथ, न्यूट्रिशन के साथ बहुत टाइम लगता था। मैं तो बहुत ज्यादा मतलब इन्फेक्टेड थी, 80% लंग्स मेरे इन्फेक्टेड थे। तो मतलब हॉस्पिटल में जाने के बाद जब पानी पीने को बोलते हैं ना, तो मैं अफ्रेश पीती थी, अफ्रेश का पानी ही पीती थी। तो धीरे धीरे करके हम जैसे महीना 1.5 महीना लोग हॉस्पिटल में रहे, लेकिन हम लोग 12 दिन में डिस्चार्ज होके घर पे वापस आए। So this is the magic of this good fuel. So thank you so much this community and coaches. Yes sir. और कोई एक्साइटेड है, कुछ अलग है आपके एक्सपीरियंस बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए? यस, प्रतिभा, प्रतिभा। यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरी भी इम्यूनिटी बहुत वीक थी और 3 साल पहले जब मैं इस कमेटी में नहीं आई थी तो हमेशा बीमार रहती थी। और मतलब मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से ही हूँ, लेकिन महीने में मैं 15 दिन ड्यूटी करती थी मुश्किल से, और 15 दिन मतलब ऐसा छुट्टी लेना, मेडिकल लेना, ऐसी मेरी कंडीशन थी। मतलब मौसम चेंज हुआ तो बीमार होना, गट हेल्थ का बहुत खराब होना जैसा आपने बोला, तो ये सारी प्रॉब्लम थी। मेरा छोटा बेटा भी ऐसा ही था, तो मतलब बहुत ज्यादा परेशानी थी। खास करके मुझे अब समझ में आता है इम्यूनिटी की वजह से ये सारी परेशानियां थी। और सर अभी मुझे 10 एक दिन पहले मेरी बॉडी में भी ऐसा ही हुआ कि हमारे यहाँ भी टीम वगैरह आ रही थी तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा था, तो मुझे लग रहा था उसकी वजह से मेरी बॉडी में ऐसा थकान जैसा है और बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही थी। तो बाद में फिर मैंने, मेरे हमारे यहाँ के डॉक्टर ने कहा कि आप अपना कुछ कुछ टेस्ट करवा लीजिए। तो मैंने करवाया सर, तो मेरा भी डेंगू निकला था। लेकिन जैसा मैं इस कम्युनिटी से ही सुनी थी कि डबल न्यूट्रिशन करके लेने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो मैंने 3 3 मल्टीविटामिन 3 टाइम और अपना सारा सेल एक्टिवेटर 2 2 ऐसा करके मैंने लिया। और 3 4 दिन मतलब ऐसा कंटिन्यू कंटिन्यू किया, तो वो जो मुझे वीकनेस लग रही थी और वो जो मेरा प्लेटिलेट भी अच्छा आया था 2 2 लाख समथिंग कुछ था। तो उन्होंने बोला नहीं आप खाना वगैरह अच्छा खाइए, और उन्होंने मुझे दवाइयां दी थी, लेकिन मैंने वो दवाइयां नहीं ली क्योंकि पता नहीं मुझे उन दवाइयों पे बहुत ट्रस्ट नहीं था। मुझे अपने इस न्यूट्रिशन पर ट्रस्ट था, और मैंने अपने न्यूट्रिशन को 3 टाइम शेक लिया। 3 टाइम शेक, जस्ट डबल डबल, 3 3 मल्टीविटामिन, ओमेगा 2 2, ये इम्यून हेल्थ मैंने 2 2 3 टाइम लिया, ऐसा करके मैंने लिया। और मेरी बॉडी में बहुत अच्छा चेंजेस आया सर। ऐसा ही मेरे बेटे का रिजल्ट है, उसको फीवर आया था, अभी पानी में भीग गया था, तो मैंने उसको सिंपली प्रोबायोटिक और अपना जो शेक वगैरह है वो भी उसको 3 डायनो शेक 3 टाइम, और साथ में मैं अपना इम्यून हेल्थ भी देती हूँ, मल्टीविटामिन भी। तो मतलब ये यहाँ पर आकर मुझे समझ में आया कि दवाइयाँ उतना काम नहीं करती जितना हमारे बॉडी पे ये न्यूट्रिशन वर्क करता है। तो थैंक यू सो मच सर, यहाँ पर आकर बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है, और अपने बॉडी को हम लॉन्ग लाइफ कैसे हेल्दी रख सकते हैं, और कितने भी इन्फेक्शन, कितना भी कोविड ये सब आएगा, ये इम्यूनिटी अगर हमारी अच्छी है तो शायद हम उस इम्यूनिटी की वजह से अपनी बॉडी को बहुत अच्छा रख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपने बताया, लेकिन एक डिस्क्लेमर है, डॉक्टर ने अगर आपको मेडिसिन दिया है तो अपना मर्जी से बंद मत करो। वो मेडिसिन के वो हॉस्पिटल में शायद काम करते, लेकिन मैं सजेशन करूंगा, जो डॉक्टर ने अगर मेडिसिन दिया है तो आपको लेना है। अपना मर्जी से कुछ चेंज करना है नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वो प्लेटलेट सडन कम भी हो सकता है। तो मॉनिटर भी करना चाहिए। अगर मैं देखो, मैं पूरा न्यूट्रिशन डबल रहा, लेकिन मॉनिटर भी कर रहा हूँ मेरा प्लेटलेट्स। ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो। मेडिसिन जो है डॉक्टर ने दे दो, उसको चैलेंज नहीं कभी करना है। ओके, वो डॉक्टर का काम अलग है, हमारा काम अलग है। इतना ही बोलूंगा। आपको मालूम है, कितने लोगों को मालूम है कि सर्दी हुआ, वायरल हुआ तो 4 दिन सर्दी रहती है, 4 5 दिन, 4 5 दिन रहती है ना। मेडिसिन लिया तो भी रहती है, नहीं लिया तो भी 4 से 5 दिन रहती है। तो मेडिसिन लेना, तो क्योंकि क्या होता है, उसके लिए कोई वायरस या उसके लिए मेडिसिन नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। इम्यूनिटी को स्ट्रांग एक दिन नहीं होते, वो हमारे लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि हम हमेशा लाइफस्टाइल को हमको मेंटेन करना है। एक्सरसाइज जो 5 पिलर है उसको मेंटेन करो। तो कुछ ऐसा चैलेंज होता है। देखो अभी मैं, आप पूछेंगे कि डेंगू मुझे हुआ, ऐसा नहीं कि डेंगू का अगर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया हुआ गया
तो क्या करता है, पहला वो देखता है कि बॉडी के अंदर जाने के बाद कि बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना, तो हमेशा अपने चेंज करता है, उसको बोलते हैं वेरिएंट चेंज, वेरिएंट होता है, वो अपने को बदलता है, वो और स्ट्रांग होने की कोशिश करेगा। मुझे उसके पहले भी बहुत तकलीफ हो रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, बुखार बिखार कुछ नहीं था, नॉर्मल था, वो तो सिम्टम्स था कि कुछ वीकनेस फील हो रहा था। तो बॉडी हमेशा अंदर वायरस जाने के बाद वो अपने को स्ट्रांग बनाते, और वो स्ट्रांग अपने इम्यूनिटी से ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, तो वो ये चैलेंज करती है अपना इम्यूनिटी के लिए। तो इम्यूनिटी को हमको बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमेशा जो 5 पिलर बताते हैं वो इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन हमको लेना है। एंड अभी ये आने वाले टाइम में एमपॉक्स के बच्चों को संभालने के लिए बच्चों की भी इम्यूनिटी हमको देखना है, हमारी भी देखना है, फैमिली की भी देखना है। तो हम लोग ये मैसेज सबके तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू एमसी। यस, सो थैंक यू सो मच मालकर सर। एंड हम लोग ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं सर के लिए, बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन दिया है। हमारा टाइम भी हो चुका है एंड अभी हम लोग कंक्लूड करने के पहले थैंक यू बोलेंगे सभी को। एंड आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन और चाहिए अपने Thank स्टूडेंट्स you, को sir. नोट करना Thank है। you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.